हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम एक रेखीय गति, उसके प्रकार, त्वरण और त्वरण के प्रकार और गति के समीकरणों का सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं एक रेखीय गति से। माना कोई पिंड है और वह एक सरल रेखा में बिना अपनी दिशा बदले चला जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि पिंड रेखीय गति में है। रेखीय गति दो प्रकार की होती है, एक समान गति और असमान गति। ऐसी गति जिसमें एक वस्तु समय के समान अंतराल में समान दूरी तय करती है, एक समान गति कहलाती है। और वह गति जिसमें एक वस्तु समय के समान अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है, उसे हम असमान गति कहते हैं। चलिए इसे हम ग्राफ की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ग्राफ में दिया है, नीचे दी गई तालिका में एक गाड़ी द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी दी गई है। तालिका के अनुसार समय x अक्ष पर तथा दूरी y अक्ष पर लेकर आकृति में आलेख बनाइए। क्या दूरी और समय के बीच समानुपात का संबंध आलेख द्वारा स्पष्ट होता है? दोस्तों, अगर आप इस तालिका का निरीक्षण करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जब यहाँ पर समय 10 सेकंड हो रहा था तो दूरी वहाँ पर 15 मीटर तय की गई थी। अगले 10 सेकंड में यानी कि जब 20 सेकंड हो गया तो दूरी भी दुगनी हो गई। कितनी हो गई? 30 मीटर हो गई। फिर अगले 10 सेकंड यानी जब 30 सेकंड हो गया तो 45 मीटर दूरी हो गई। और इसी प्रकार हर 10 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय हो रही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दूरी और समय के बीच एक समानुपात का संबंध है और यह एक समान गति है, क्योंकि समान समय अंतराल पर समान दूरी तय की जा रही है। आइए इसी प्रकार देखते हैं असमान गति के लिए दूरी समय का आलेख। यहाँ दिया गया है, दी गई सारणी में बस द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरियाँ दी गई हैं। समय को x अक्ष पर तथा दूरी को y अक्ष पर लेकर आलेख बनाइए। क्या दूरी और समय के बीच समानुपात का संबंध आलेख की सहायता से स्पष्ट होता है? अगर आप यहाँ पे तालिका का निरीक्षण करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पहले 5 सेकंड में बस 7 मीटर की दूरी तय करती है। फिर अगले 5 सेकंड में यानी कि जब 10 सेकंड हो गया तो यहाँ पे दूरी कितनी तय की गई है बस द्वारा? खाली 12 मीटर तय की गई है। यानी 7 में केवल उसने अभी तक 7 के बाद केवल 5 मीटर की दूरी एक्स्ट्रा तय की है। उसके अगले 5 सेकंड में दूरी कितनी तय हो गई? 20 मीटर हो गई। यानी अब यहाँ पे उसने कितनी दूरी तय की? अगले 5 सेकंड में 8 मीटर की दूरी तय की है। फिर अगले 5 सेकंड में वो 10 मीटर की दूरी तय कर लेता है। अगले 5 सेकंड में वो 11 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि समय तो समान जा रहा है 5 सेकंड, लेकिन उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो समान नहीं है। कभी 5 मीटर, कभी 10 मीटर, कभी 11 मीटर। तो यहाँ पे जो दूरियाँ हैं वो असमान है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दूरी और समय के बीच समानुपात का संबंध नहीं है और इस गति को हम असमान गति कह सकते हैं, क्योंकि पिंड द्वारा समान समय में असमान दूरियां तय की जा रही हैं। आइए देखते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसे कहते हैं त्वरण यानी एक्सीलरेशन। दोस्तों, किसी भी पिंड का वेग स्थिर नहीं रहता। कोई भी पिंड किसी क्षण अधिक वेग से गति करता है और कभी कभी वह कम वेग से गति करता है। इस प्रकार वस्तु के वेग में परिवर्तन होता रहता है। वस्तु के वेग में हो रहे समय के साथ परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। अगर त्वरण की परिभाषा हमें बतानी हो तो हम ये कहेंगे, किसी पिंड या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे हम सूत्र के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। त्वरण एक सदिश राशि है तथा त्वरण का एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक त्वरण, शून्य त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। जब किसी पिंड का वेग बढ़ता है तब त्वरण धनात्मक होता है। यहाँ त्वरण वेग की दिशा में होता है। जब किसी वस्तु का वेग कम होता है तब त्वरण ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक त्वरण को अत्वरण या मंदन भी कहते हैं। यह वेग की विपरीत दिशा में होता है। वेग अगर स्थिर रहे तो इसे हम शून्य त्वरण
कहते हैं। आइए देखते हैं कि असमान त्वरण क्या होता है। जब किसी वस्तु का वेग समान समयांतराल में असमान त्वरण उत्पन्न कर रहा है तो वस्तु के ऐसे त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला है कार रेस में दौड़ती हुई कार, दूसरा विभिन्न चाल से चलती हुई वाहन की गति, तीसरा ऊपर की दिशा में फेंकी हुई गेंद की गति, चौथा खुरदुरे या टूटे फूटे सड़क से गुजरती हुई बस की गति। दोस्तों, यहाँ किसी भी उदाहरण में किसी भी पिंड का कोई भी जो वेग है वो स्थिर नहीं है, वो बार बार बदलता रहता है, इसीलिए हम लोग इसे असमान त्वरण कहते हैं। दूसरा है एक समान त्वरण। जब किसी वस्तु का वेग समान समयांतराल में समान त्वरण उत्पन्न कर रहा हो तो वस्तु के ऐसे त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे चिकनी सतह पर लुढ़कते हुए गेंद की गति, मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, एक बहुमंजिली इमारत से नीचे आती एक तीव्र गति की लिफ्ट की गति। इन सभी उदाहरणों में जो भी पिंड हैं वो समान समय में समान त्वरण उत्पन्न करते हैं, इसीलिए यह एक समान त्वरण के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय का आलेख। दी गई तालिका का निरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि पहले 5 सेकंड में वेग 8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ता है, फिर अगले 5 सेकंड में वेग 16 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ता है, फिर अगले 5 सेकंड में वेग 24 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ता है। यहाँ समान समय अंतराल पर समान त्वरण का निर्माण हो रहा है। आइए देखते हैं कि वेग समय ग्राफ क्या है। यदि किसी वस्तु के वेग का मापन भिन्न भिन्न समय पर किया जाए तथा वेग और समय के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो इस ग्राफ को वेग समय का ग्राफ कहते हैं। वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है। समय का मान कभी भी शून्य व ऋणात्मक नहीं होता है। हमारा अगला टॉपिक है गति के समीकरण। दोस्तों, गति संबंधी हमको यहाँ पर 3 समीकरण दिए गए हैं। पहला जो समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे u बराबर है आरंभिक वेग, v बराबर है अंतिम वेग, a बराबर है त्वरण, s बराबर है विस्थापन तथा t बराबर है समय। आइए देखते हैं कि हमें गति संबंधी जो पहला समीकरण है वो कैसे प्राप्त हुआ। हमारा जो पहला समीकरण है उससे हम वेग समय का संबंध का समीकरण कह सकते हैं। सूत्र प्राप्त करने के लिए हम इस प्रकार लिखेंगे। माना कोई पिंड प्रारंभ में u वेग से बिंदु d से सरल रेखा में गतिशील है। t समय के अंतर्गत उसमें a त्वरण निर्माण होने से वह अंतिम वेग v प्राप्त करता है और उसका विस्थापन s है। अब क्योंकि पिंड आलेख के बिंदु d से गतिशील होता है, समय के अनुसार पिंड का वेग बढ़ता जाता है और समय t के पश्चात पिंड आलेख के बिंदु b तक पहुंचता है। अब यहाँ पर पिंड का प्रारंभिक वेग कितना है u, जो कि OD के बराबर है। पिंड का अंतिम वेग है v, जो कि OC के बराबर है। कालावधि यानी समय कितना लगा t, जो कि OE के बराबर है। अर्थात पिंड को d से b तक पहुंचने में लगा कुल समय OE के बराबर है। बिंदु B से y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे अब, और वह x अक्ष को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करेगा। बिंदु D से x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, वह रेखा BE को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करती है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। अब क्योंकि त्वरण बराबर होता है a, तो हम लिखेंगे यहाँ पर a बराबर अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समय, यानी क्या हो जाएगा a बराबर OC ऋण OD बटे t। यह OC और OD हमें कहाँ से मिला? शुरुआत में हमने क्या देखा था? प्रारंभिक वेग यानी u बराबर OD और अंतिम वेग v बराबर OC, और हमने यही मान यहाँ पर लिखा है।
तो अब मिलेगा हमें A बराबर सी डी बटे टी। टी का पक्ष बदलने पे हमें मिलेगा सी डी बराबर ए टी, और ये हो जाएगा हमारा कथन नंबर 1। अगर हम आकृति में देखें तो फिर हमें मिलेगा यहाँ पर बी ई बराबर बी ए धन ए ई, इसलिए V बराबर सी डी धन ओ डी, क्योंकि ए बी बराबर है सी डी के और ए ई बराबर है ओ डी के। अब कथन 1 की सहायता से हम लिख सकते हैं कि V बराबर ए टी प्लस यू, या इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं V बराबर U प्लस ए टी, और यही हमारा गति संबंधी पहला समीकरण है जो कि वेग और समय में संबंध प्रदर्शित करता है। आइए अब निकालते हैं गति संबंधी अपना दूसरा समीकरण। यहाँ मानेंगे कि किसी पिंड ने एक समान त्वरण A के अनुसार t समय में s दूरी तय की है। आकृति के अनुसार वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चतुर्भुज DOEB के क्षेत्रफल द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब इसलिए लिखेंगे S बराबर चतुर्भुज DOEB का क्षेत्रफल। यहाँ पर चतुर्भुज DOEB में क्या है, एक आयत है DOEA और एक त्रिभुज है DAB। इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने पर हमको समलंब चतुर्भुज DOEB का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, S बराबर DOEA का क्षेत्रफल धन त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल। तो S बराबर मिलेगा हमें AE गुणे OE, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे AE गुणे OE लिखेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। फिर लिखेंगे यहाँ 1/2 गुणे AB गुणे DA। अब क्योंकि AE बराबर है आरंभिक वेग U, OE बराबर है समय T, और OE बराबर है DA बराबर T। अब क्योंकि CD बराबर मिला था हम लोग को AT, जो कि कथन नंबर 1 में था, तो CD बराबर यहाँ पे AB है, तो AB बराबर भी कितना हो जाएगा, AT। अब सभी के मान रखने पर S बराबर हमको मिलेगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यह हो जाएगा गति संबंधी दूसरा समीकरण, जो कि समय और विस्थापन में संबंध प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं कि गति संबंधी तीसरा समीकरण कैसे प्राप्त किया जाता है। दूसरे समीकरण में हमने देखा कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी चतुर्भुज DOEB के क्षेत्रफल द्वारा ज्ञात की जा सकती है। क्योंकि चतुर्भुज DOEB समलंब चतुर्भुज है, अतः समलंब चतुर्भुज के सूत्र का उपयोग करके हम पिंड द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए विस्थापन बराबर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज DOEB का क्षेत्रफल। क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाई का योगफल गुणे समांतर भुजाओं के बीच की लंब दूरी। इसलिए विस्थापन S बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे OD धन BE गुणे OE। अब क्योंकि OD बराबर है U यानी आरंभिक वेग, BE बराबर है V यानी अंतिम वेग, और OE बराबर है T यानी समय, तो ये सारे मान हम इस सूत्र में रखेंगे तो हमें विस्थापन बराबर मिलेगा 1/2 गुणे U धन V गुणे T। ये हो गया हमारा कथन नंबर 2। अब क्योंकि हम जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग ऋण आरंभिक वेग बटे समय, यानी A बराबर V माइनस U अपॉन T। इसलिए T बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस U अपॉन A, और ये हो जाएगा हमारा कथन नंबर 3। अब समीकरण 2 में हम कथन नंबर 3 का जो मान है T बराबर V माइनस U अपॉन A, यह यहाँ पे स्थापित करेंगे तो हमें मिलेगा S बराबर 1/2 इंटू U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, S बराबर V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन 2A। अब 2A का हम पक्ष बदलेंगे तो हमें मिलेगा 2AS इज इक्वल टू V प्लस U इंटू V माइनस U। अब अगर आपको अलजेब्रा का ये फार्मूला याद होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी के प्रकार से या उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं v प्लस यू इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमें, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको हम लोग इस प्रकार अरेंज करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। माइनस यू स्क्वायर का पक्ष बदलने पर वह पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ हमें गति संबंधी जो तीसरा समीकरण है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यह मिल चुका है। गति संबंधी यह तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन में संबंध प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां कुछ हम नए टॉपिक जैसे वृत्ताकार गति, न्यूटन के नियम, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। तब तक के लिए बाय बाय।